एवरीवन, सो वेलकम बैक टू आवर चैनल। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट में ये पढ़ा हमने कि उस एक्ट के तहत ब्रिटिश गवर्नमेंट किसी भी पॉलिटिकल लीडर जो कि इंडिया के थे उनको जेल में डाल सकती थी बिना किसी पूछताछ के 2 साल के लिए, जो कि एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था हमारे इंडिया के लोगों के लिए, जिसके अगेंस्ट में यहाँ पे नॉन कॉपरेशन और खिलाफत मूवमेंट का शुरुआत गांधी जी के द्वारा किया गया। पिछले वीडियो में हम लोगों ने यह डिस्कस किया कि गांधी जी ने अपने बुक हिंद स्वराज में ये लिखा कि हम तब तक ब्रिटिशर्स को यहाँ से नहीं भगा सकते जब तक हम उन्हें कॉपरेट करना ना छोड़े, यानी उसके लिए हमें वहाँ के गुड्स, फॉरेन के गुड्स, ब्रिटिशर्स के सामान, ब्रिटिशर्स के जितने भी गवर्नमेंटल बिल्डिंग्स हैं, इन सबको छोड़ना होगा, तभी जाके हम कहीं ना कहीं आज़ाद हो पाएंगे। अब हम पढ़ेंगे इस सेक्शन में डिफरिंग स्टैंड्स विद इन द मूवमेंट, यानी कि मूवमेंट के अलाउंग क्या क्या, कहाँ पे कौन कौन सी घटनाएं हुई, कौन कौन से यहाँ पे रूल रेगुलेशन। जो नॉन कॉपरेशन और जो खिलाफत मूवमेंट था वो शुरू हुआ जनवरी 1921 में, जहाँ पे बहुत सारे ग्रुप्स ने पार्टिसिपेट किए इस मूवमेंट में, लेकिन उन सारे ग्रुप का कुछ अलग अलग मतलब था। उन सब के लिए जो कॉल ऑफ स्वराज का मतलब था वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से अलग था, लेकिन वो लोग कॉल ऑफ स्वराज के लिए एकजुट हुए। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द मूवमेंट इन द टाउन, यानी टाउन में मूवमेंट्स किस तरह का था। तो जो मूवमेंट था टाउन में, वहाँ पे सिटीज़ में मिडिल क्लास के लोगों ने पार्टिसिपेट किया, जहाँ पे हजारों संख्या में जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने गवर्नमेंट कंट्रोल स्कूल और कॉलेजेस को छोड़े। जितने भी हेडमास्टर और टीचर्स थे सब ने अपने अपने पद से रिजाइन दिया। जितने भी लॉयर थे उन सब ने लीगल प्रैक्टिसेस को गिव अप किया, यानी वकालत करना छोड़ा। और जो काउंसिल का इलेक्शन था उसको भी बॉयकट किया गया, सिवाय मद्रास में जहाँ पर जस्टिस पार्टी का रूल था। जो पार्टी था जस्टिस पार्टी, वो पार्टी ऑफ नन ब्राह्मण्स था, यानी कि उसमें ब्राह्मण के एक भी लोग नहीं थे। और उन्हें ऐसा लगता था कि वो काउंसिल में अगर आ गए तो उनका एक तरीका होगा उस समय कि वो ब्राह्मण्स की तरह पावर ले सके, यानी ब्राह्मण का उस समय में बहुत ज़्यादा पावर था। और जस्टिस पार्टी वाले लोगों का मानना था कि अगर वो चुनाव लड़के कहीं ना कहीं काउंसिल में घुस जाते हैं तो ब्राह्मण जितनी पावर उन्हें मिल सकती है, उतने रिस्पेक्ट, उतनी इज्जत उन्हें सोसाइटी में मिल सकती है। द इफेक्ट्स ऑफ नॉन कॉपरेशन ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट वेयर मोर ड्रामेटिक। और अगर हम नॉन कॉपरेशन का इकोनॉमिक फ्रंट पे देखें तो ये इफेक्ट बहुत ही ड्रामेटिक था। जो नॉन कॉपरेशन का इफेक्ट था वो उस समय इकोनॉमिक फ्रंट पे बहुत ज़्यादा ही ड्रामेटिक था। आर्थिक जो उस समय स्थिति चल रही थी उसमें बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक था। जो भी फॉरेन गुड्स थे वो सब हम लोगों के द्वारा, यानी उस समय के लोगों के द्वारा बॉयकट किए गए। जितने भी लिकर शॉप थे वो सारे बंद किए गए, पिकेटेड। और जितने भी फॉरेन के क्लॉथ्स थे उस सबको ह्यूज बॉन फायर में जलाया गया, सबको जलाया गया। और जो इम्पोर्ट था, यानी कि फॉरेन से जो आयात आता था कपड़ों का या फिर किसी भी सामान का, वो 1921 से 1920 के बीच में हाफ हो चुका था। वैल्यू ड्रॉपिंग फ्रॉम 102 करोड़ से 57 करोड़, यानी उसका जो वैल्यू था मार्केट प्राइस वो 102 करोड़ से घट के अब 57 करोड़ पे आ गया था। इन मेनी प्लेसेस मर्चेंट्स एंड ट्रेडर रिफ्यूज टू ट्रेड इन फॉरेन गुड्स, यानी बहुत सारे जगहों पे जो व्यापारी लोग थे उन्होंने मना किया कि हम बाहर की सामानों को खरीद के नहीं बेचेंगे, उससे रिलेटेड व्यापार को बंद करेंगे। और जैसा कि ये बॉयकट मूवमेंट बढ़ते चला गया, पीपल, जितने भी लोग थे, उन्होंने बाहर के क्लॉथ्स को पहनना बंद कर दिया और सिर्फ इंडिया के कपड़ों को पहना, जो कि इंडिया के टेक्सटाइल मिल्स में बने थे और हैंडलूम्स के द्वारा बनाए गए थे। पर ये जो मूवमेंट था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, वो धीरे धीरे स्लो हो गया। क्यों? क्योंकि इसके बहुत सारे रीजन थे। जैसा कि इंडिया का जो कपड़ा था वो था खादी, और वो उस समय बहुत ज़्यादा महंगा था, जिस कारण जो मिल वर्कर थे वो ज़्यादा मात्रा में इसको प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे थे, और महंगाई के कारण गरीब लोग इसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, नहीं खरीद पा रहे थे। तो इस कारण जो मिल क्लॉथ्स थी, यानी कि ब्रिटिशर्स की जो क्लॉथ्स थी, उसको ये लोग ज़्यादा टाइम तक बॉयकट नहीं कर पाया। इसी तरीके से ब्रिटिश के इंस्टीट्यूशन को भी बॉयकट करना इन लोग के लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। जैसा कि अगर इस मूवमेंट को सक्सेसफुल बनाना पड़ता तो इसके लिए यहाँ पे इंडियन इंस्टीट्यूशंस बहुत सारे सेटअप करने पड़ते, जो कि उस समय इंडिया के नंबर्स ऑफ स्कूल कॉलेजेस बहुत ज़्यादा ही कम थे, ब्रिटिशर्स के ज़्यादा थे। तो आखिर कितने वक्त तक स्टूडेंट्स जो थे वो नई पढ़ाई करते।
इस कारण इन सब रीजन से जो ये मूवमेंट था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और खिलाफत मूवमेंट, ये स्लो डाउन हुआ और फिर से स्टूडेंट और टीचर्स वापस गवर्नमेंट स्कूल में जाने लगे और जितने भी लॉयर्स थे वो अपने कमाई के लिए, अपने ये के लिए वापस अपने लीगल प्रैक्टिसेस में गवर्नमेंट कोर्ट जाना शुरू कर दिया उन्होंने। अब नाउ रिबेलियन इन कंट्री साइड, यानी कि गांव में इस मूवमेंट का क्या था, मतलब क्या वैसे कहाँ पे कौन कैसे पार्टिसिपेट कर रहा था। फ्रॉम द सिटीज द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्प्रेड टू द कंट्री साइड। सिटी से जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था वो बढ़ते बढ़ते गाँव तक गया और वहाँ पे वो बहुत सारे किसानों और ट्राइबल्स के बीच के स्ट्रगल्स में फोल्ड हुआ, यानी वहाँ पे उनके स्ट्रगल से रिलेटेड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट उन्होंने वहाँ पे किया। विच वे आर डेवलपिंग इन पार्ट्स ऑफ इंडिया इन ईयर्स आफ्टर द वॉर। जो किसान, जो ट्रेडर्स, जो किसान, जो लेबर, जो वॉर के बाद अभी तक उभर ही रहे थे उस वॉर के कमी से, वॉर के नुकसान से, उन लोग के अमोंग जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था वो फैला। जो अवध था, अवध एक गाँव था जहाँ पे जो पीजेंट्स थे, किसान, वो बाबा रामचंद्र द्वारा लेड किए गए, यानी बाबा रामचंद्र ने उनका नेतागिरी किया, जो कि एक सन्यासी थे और वो पहले फिजी या फिर इंडेंचर्ड लेबर की तरह काम कर सके थे। इंडेंचर्ड लेबर वो जिसको ज़बरदस्ती काम कराया जाए बिना किसी पैसा दिए हुए। द मूवमेंट हेयर वॉज अगेंस्ट तालुकदार एंड लैंडलॉर्ड। और जो गांव में ये मूवमेंट था वो तालुकदार और लैंडलॉर्ड्स के अगेंस्ट था, जहाँ पे वो ये बोल रहे थे कि आप जो मेरा हाई रेंट लगाते हैं या फिर कोई अलग अलग तरह का टैक्स लेते हैं उसको आप कम कर दें। किसान लोग अपने मालिक, यानी जिस ज़मीन पे वो लोग खेती करता था उसके मालिक से कह रहे थे कि आप लोग मेरा रेंट जो है वो उसको कम कर दीजिए और जो वैरायटी ऑफ टैक्सेस लगा रहे हैं उसको कम कर दीजिए। उनके उनसे मतलब जो था नॉन कॉपरेशन का, किसानों का मतलब वो ये था। इसलिए स्टार्टिंग में ही हमने पढ़ा कि जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और जो कॉल ऑफ स्वराज था वो हर एक ग्रुप का अलग अलग था। पीजेंट्स को बेगार करना पड़ रहा था, वर्क एट लैंडलॉर्ड फार्म विदाउट एनी पेमेंट, यानी उन्हें बेगारी करना पड़ रहा था जिससे वो काम तो कर रहे थे पर उन्हें पेमेंट नहीं मिल रहा था। जैसा कि वो, जैसा जो टेनांट्स लोग थे, टेनांट यानी कि जो कहीं पे जाके रहे, घूम घूम के तंबू तान के रहे, उनके टेन्योर का कोई सिक्योरिटी नहीं था कि वो कब तक वहाँ पे रहे, और बीइंग रेगुलरली इविक्टेड सो दैट दे कुड एक्वायर नो राइट ओवर द लीज लैंड। और उनका जो लीज लैंड था, भाड़े पे लिया हुआ जो लैंड था, उस पर कोई राइट नहीं था टेनांट्स का। The peasant movement demanded reduction of revenue, abolition of बेगार एंड सोशल बॉयकॉट और ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड्स। यानी कि जो किसान लोग थे वो ये डिमांड कर रहे थे कि आप लोग प्लीज़ मेरा रेवेन्यू कम कर दीजिए, बेगारी सिस्टम बंद कर दीजिए, सोशल बॉयकॉट कीजिए, जो भी लैंडलॉर्ड हमें दबा रहा है, टैक्सेस ले रहा है ज़बरदस्ती का, उसको प्लीज़ आप कम कर दीजिए। तो इन लोग का नॉन कॉपरेशन से ये मतलब था। और बहुत सारी जगह पे जो नाई धोबी बांध था उसको ऑर्गेनाइज किया गया, जो कि नाई और धोबी लोगों के लिए था, जो कि पंचायत के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया, जहाँ पे बार्बर और वाशरमैन से रिलेटेड इश्यूज को उठाया गया। 1920 जून में जवाहरलाल नेहरू अवध के गांव-गांव घूमे, जहाँ पे वो लोगों से बात किए और उनके प्रॉब्लम्स, उनके दुखों को समझने का कोशिश किए। अक्टूबर में उन्होंने एक अवध किसान सभा सेटअप किया, जिसका वो खुद हेड कर रहे थे। कौन? जवाहरलाल नेहरू, और साथ में बाबा रामचंद्र और कुछ अदर्स अवध में। Within a month, over 300 branches had been set up in the villages around the region। यानी कि कुछ ही महीनों में 300 ब्रांच इसके सेटअप किए गए अवध किसान सभा के, ताकि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है वो अच्छे से चलाया जा सके। The effort of the Congress was to integrate the अवध पीजेंट struggle into the wider struggle। और ये जो कांग्रेस का इफोर्ट था वो सिर्फ इसलिए था कि जो ये पीजेंट लोग हैं इनको, इनके स्ट्रगल को एक बड़े पर्दे यानी वाइड स्ट्रगल में हम दिखा सके। द पीजेंट मूवमेंट हाउएवर डेवलप्ड इन द फॉर्म्स दैट द कांग्रेस लीडरशिप वाज अनहैप्पी विद। और ये जो पीजेंट का जो मूवमेंट था जिस तरीके से डेवलप हुआ, उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो लीडर थे वो कहीं ना कहीं थोड़े नाखुश भी थे। क्यों? जैसे जैसे ये मूवमेंट स्प्रेड हुआ 1921 में, तो जो तालुकदार और मर्चेंट्स का हाउस था उस पे ये लोग अटैक कर दिया, बाजार को लूट लिया, क्योंकि ये बहुत परेशान था तो वहाँ पे उसको अटैक कर दिया, बाजार को लूट लिया और खाना वगैरह सब लूट लिया।
और बहुत सारे लोकल लीडर्स जो थे वो गांधी जी को इस बारे में बताए। इस वजह से भी कांग्रेस के लोग इनके साथ अनहैप्पी थे, जो ये लोग हिंसा शुरू किया। और सबको ये बताया गया कि गांधी जी बोले हैं, सॉरी, सबको ये उस समय बताया गया कि गांधी जी बोले हैं कि आप लोग को कोई टैक्स नहीं देना, और ये जो ज़मीन है इसको फिर से गरीबों के बीच में बांटा जाएगा। यानी कि कहीं ना कहीं ये थोड़ा बहुत अफवाह फैला दिया गया कि गांधी जी बोले हैं कि गरीबों को यानी किसानों को हेल्प मिलेगा, इन्हें कोई टैक्स नहीं भरना पड़ेगा, और ये जो ज़मीन है जो लैंडलॉर्ड्स का है वो इनको लेके फिर से गरीबों के बीच में बांटेंगे। द नेम ऑफ महात्मा वॉज बींग इन्वोक्ड टू द सैंक्शन ऑल एक्शन एंड एस्पिरेशन। और सिर्फ इसमें गांधी जी का नाम आया, इस कारण बवाल और मच गया और बाजार में लूट वगैरह शुरू हो गया। हालांकि जो ट्राइबल पीजेंट्स थे, यानी कि जो ट्राइब इधर उधर घूम के जो खाना खाते हैं अपना, उनके लिए गांधी जी का मैसेज, उनका जो स्वराज का मतलब था वो कुछ अलग ही था। जो आंध्र प्रदेश में गुडेम हिल्स था, वो उसमें एक मिलिटेंट गुरिल्ला मूवमेंट हुआ अर्ली 1920s में एक मिलिटेंट गुरिल्ला मूवमेंट हुआ, जो कि कांग्रेस का स्ट्रगल का फॉर्म नहीं था, और इस मूवमेंट को कांग्रेस ने बढ़ावा भी नहीं दिया, मिलिटेंट गुरिल्ला मूवमेंट को। Here, as in other forest region, the colonial government has closed large forest area. जो ट्राइबल लोग थे वो घूम घूम के एक प्लेस से दूसरे प्लेस घूम घूम के अपना खाना खाते थे, फल वगैरह लेके, और अपने गाय भैंसों को चराते थे। जबकि ये जो अंग्रेज आए तो उन्होंने लार्ज फॉरेस्ट एरिया को बंद कर दिया और प्रिवेंटिंग पीपल फ्रॉम एंटरिंग द फॉरेस्ट टू ग्रेज देयर कैटल, और लोगों को मना किया कि आप अपने मवेशियों गाय भैंसों को आप इसमें नहीं खिला सकते, और ना ही इससे आप ईंधन के लिए वुड ले सकते, और ना ही इससे आप फ्रूट ले सकते। इस कारण जो हिल के लोग थे वो बहुत चिंतित हो गए। हाँ, क्योंकि उनका इसी तरह का लिवलीहुड था, वो उनका जो लिवलीहुड था अफेक्ट हुआ। क्यों? क्योंकि एक तो उन लोग का यही यही तरीका था कि वो घूम के खाते वगैरह थे, और साथ में उनको ये लगा कि उनका जो ट्रेडिशनल राइट है, यानी कि पूर्वजों का दिया हुआ अधिकार, उनसे छीना जा रहा है। जब गवर्नमेंट ने उन्हें फोर्स किया कि आप बेगारी करिए, यानी आप काम करिए लेकिन हम आपको पेमेंट नहीं करेंगे, रोड बिल्डिंग में काम करिए, तो हिल के लोग ने इसका रिवॉल्ट किया, इसका इसका विरोध किया। जो पर्सन यहाँ पे इंटरेस्टिंग फिगर की तरफ से आया, यानी ट्राइबल ग्रुप की तरफ से आंध्र प्रदेश में जो पर्सन आया वो था अलूरी सीताराम राजू, जो कि बताता था कि मेरे पास बहुत ही स्पेशल पावर है। वो ये कहता था कि वो बहुत ही अच्छा एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शन कर सकता है, जो कि लोगों को अंदर अंदर कहीं ना कहीं हिला दिया, यानी बोला कि वो बहुत अच्छा भविष्यवाणी कर सकता है। और वो ये भी कहता था कि यहाँ तक कि वो किसी भी बुलेट शॉट को भी सरवाइव कर सकता है, यानी उसे गोली लगे तब भी वो जी सकता है। ये कहने के बाद जो लोग थे वहाँ पे उसको इनकारनेशन ऑफ गॉड, यानी गॉड का स्वरूप मानने लगे। जो राजू था वो टॉक्ड ऑफ द ग्रेटनेस ऑफ द महात्मा गांधी, सेड ही वॉज इंस्पायर्ड बाय द नॉन कॉपरेशन। जो अलूरी सीताराम राजू था वो महात्मा गांधी के महानता से बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न था, और वो कहता था कि वो उससे इंस्पायर है। जो मूवमेंट था कि खादी पहनना और हमें ड्रिंकिंग छोड़ देना, उससे वो खुश था। पर उसी समय वो उनसे नाखुश भी था, क्योंकि अलूरी सीताराम राजू को लगता था कि उसे आज़ादी, यानी हम लोग को आज़ादी उस समय में सिर्फ और सिर्फ फोर्स यूज करके ही मिल सकता है, यानी कि हम कुछ बल यूज करके ही आज़ादी ले सकते हैं, हमें अहिंसा से कुछ नहीं मिलेगा। वहाँ पे जो गुदेम के लोग थे उन्होंने पुलिस स्टेशन पे अटेम्प्ट किया, बहुत ही ब्रिटिश ऑफिसर्स को मारा राजू के नेतृत्व में, और गुरिल्ला वॉरफेयर को ये क्या बोलते कंटिन्यू रखा टू अचीव स्वराज, स्वराज को लेने के लिए। बाद में राजू को कैप्चर करके और 1924 में मार दिया गया, जिसके बाद वो कथाओं का हीरा रह पाया, यानी हीरो रह पाया। कथाओं का हीरो यानी कि लोग उसे कहानियों में सुनाते थे, बताते थे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।